हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में समझेंगे। टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। देखिए, बेसिकली हमने वो सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं जो हमारे लॉ के अंदर कवर होते हैं, या तो जुडिशरी के अंदर या एलएलबी के अंदर। लेकिन ये टॉपिक आपको एलएलबी के सिलेबस में नहीं मिलेगा, बट हम इसको इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि अगर आपको एज ए कॉर्पोरेट लॉयर अगर काम करना है आगे, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। और ये जो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये कंपनीज एक्ट या फिर सेबी के रेगुलेशंस की बातें हैं। और ये अगर आप समझोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर आप उस फील्ड में आगे जाना चाहेंगे तो। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है उसका जो मेन पोर्शन है वो हमें बेसिकली कंपनीज एक्ट के सेक्शन 230 से सेक्शन 240 के अंदर दिया गया है। और जो इसका सेक्शन 233 है वो फास्ट ट्रैक मर्जर के बारे में बात करता है, जिसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो के अंदर समझ रखा है कि फास्ट ट्रैक मर्जर क्या होता है और उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है। अगर हम इसका एक मीनिंग समझे तो एक जो कंपनी होती है वो, हर एक कंपनी या किसी का भी क्या मोटिव होता है कि उसको ग्रो करना है। तो अब ग्रो करने का क्या तरीका है? ग्रो करने का एक तरीका होता है कि हम मेहनत करें, मेहनत करके अपने आप को ग्रो करें। ठीक है, या फिर एक तरीका होता है कि वो व्यक्ति ने मेहनत कर रखी है, उसके साथ जाके मैं मिल जाऊं तो मैं अपने आप जिस लेवल पे वो है मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊंगा। तो ये दो तरीके हैं ग्रोथ करने के। तो जो पहला तरीका मैंने बताया जिसमें मैं खुद मेहनत करूं, खुद अपने आप को डेवलप करूं, वो क्या तरीका है? ऑर्गेनिक तरीका है। जैसे हम ग्रो होते हैं एज के साथ, ये क्या है? एक ऑर्गेनिक तरीका है। और इनऑर्गेनिक के अंदर क्या होगा? जैसे कंपनी क्या करती है, अगर उसको इनऑर्गेनिक ग्रोथ करनी है कि दूसरी कंपनी में जाके या दूसरी कंपनी को अपने में मिला लेगी। ठीक है, अब वो खुद अपना प्रॉफिट कमा रही है, धीरे धीरे करके ग्रो कर रही है, वो उसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है। लेकिन इनऑर्गेनिक ग्रोथ में क्या करेगी? वो दूसरे को अपने में मिला लेगी या दूसरे में जाके मिल जाएगी। ये क्या तरीका है? इनऑर्गेनिक तरीका है। इसी तरीके को जिसके अंदर वो अपने आप के अंदर सिग्निफिकेंट चेंज लेके आता है, इसी तरीके को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। जिसको, जो एक इनऑर्गेनिक मेथड है जिसके अंदर वो बाहर वाले में जाके अपने आप को मिलाता है या बाहर वाले को अपने आप में मिलाता है और अपने आप को एक्सपैंड कर लेता है, अपने आप को बड़ा कर लेता है। इसके आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखते होंगे अपने डे टू डे लाइफ के अंदर भी, न्यूज़ में यहाँ वहाँ बहुत सारा आता है। जैसे वोडाफोन और आइडिया एक साथ मिल गए, ये क्या है? इनऑर्गेनिक ग्रोथ की उन्होंने। एक समय पे आइडिया की हालत ऐसी थी कि वो खत्म ही हो जाता, एग्जिस्टेंस के अंदर ही नहीं रहता, लेकिन जब वो मिले तो अब वो एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। ऐसे ही फ्लिपकार्ट और मिंत्रा का एग्जांपल देखते हैं हम, दोनों आपस में मिल गए, इतनी बड़ी डील हुई। तो ये क्या है? ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, अपने आप को बड़ा करने का तरीका है। फेसबुक वाले ने उठा के इंस्टाग्राम को और व्हाट्सएप को अपने खरीद लिया, उसको अक्वायर कर लिया। तो ये सब क्या चल रहा है? ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है कि अपने आप को कैसे ग्रो करना है किसी और की मेहनत से। उसी को हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की अगर आप एक डेफिनेशन देखोगे तो इसकी डेफिनेशन के अंदर हम बोल सकते हैं कि एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम कंपनी के अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस लेके आते हैं। क्या करते हैं? सिग्निफिकेंट चेंजिंग लेके आते हैं कंपनीज बिजनेस मॉडल के अंदर, जो भी कंपनी का बिजनेस मॉडल था, या मैनेजमेंट टीम के अंदर उठा के एकदम सिग्निफिकेंट चेंज कर देते हैं, और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर। इन तीनों चीज़ों के अंदर हम सिग्निफिकेंट क्या करते हैं? चेंजेस करते हैं, जो एकदम दिखने में योग्य होते हैं। थोड़े बहुत चेंजेस करें उसका मतलब नहीं, सिग्निफिकेंट चेंज करते हैं हम, टू एड्रेस चैलेंजेस एंड इंक्रीज शेयर होल्डर वैल्यू। ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक मॉडल बताया कि जो भी वो चैलेंजेस फेस कर रहा है उसको, चैलेंज को फेस करने के लिए, और जो शेयर होल्डर है उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? सिग्निफिकेंट चेंज लेके आते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के अंदर, मैनेजमेंट टीम के अंदर, या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर। और भी मोटिव्स होते हैं इसके, वो भी हम देखते हैं। तो ये बेसिक होता है कि रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है। रीस्ट्रक्चरिंग अपने आप में क्या है? इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटजी है। आप अपनी मेहनत करके नहीं बढ़ रहे हो, एकदम से आपने क्या किया? जाके उसको अपने में मिला लिया। तो ये क्या है? इनऑर्गेनिक ग्रोथ है। तो ये कैसी स्ट्रेटेजी है अपने आप को बढ़ाने की? इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटेजी है कि आप दूसरे की मेहनत पे अपने आप को बढ़ाते हो। अगर हम इसकी नीड देखें, इसकी ज़रूरत क्या है, तो इसकी ज़रूरत के अंदर आप कह सकते हो कि शेयर होल्डर की वैल्यू को बढ़ाना। शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ाई हमने यहाँ पे, जैसे फर्स्ट मोटिव यही बताया मैंने आपको। उसके अलावा
ऑर्डरली रीडायरेक्शन ऑफ द फर्म एक्टिविटीज़ की, जो फर्म की एक्टिविटीज़ हैं, जो भी वो काम कर रही है, वो उसको एक तरीके से रीडायरेक्ट करना। पहले वो इस डायरेक्शन में काम कर रही थी, अब उसको अब रीडायरेक्ट करना कि अब ये काम करो। डिप्लॉइंग सरप्लस कैश फ्रॉम वन बिजनेस टू फाइनेंस प्रॉफिटेबल ग्रोथ इन अनदर। अब मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा कैश है, लेकिन मेरे पास कोई काम करने के लिए चीज़ ही नहीं है, लेकिन वहीं एक दूसरा व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारा काम करने के लिए होता है, लेकिन उस काम करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो ये सरप्लस उठा के उसके पास लेके जाना, ये भी एक मोटिव है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का। एक कंपनी जिसके पास कोई भी काम नहीं है, प्रोजेक्ट्स नहीं है ज़्यादा, और एक कंपनी जिसके पास बहुत सारा कैश है, लिक्विडिटी है, लेकिन उसके पास क्या है, प्रोजेक्ट नहीं है। इसके पास प्रोजेक्ट थे, इसके पास कैश था, तो ये दोनों आपस में आ गए कि भाई अब मिलके हम काम करेंगे। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा मोटिव है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करने का। रिस्क रिडक्शन, रिस्क अपने आप कम हो जाएगा। फ्लिपकार्ट वाले ने इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को उठा लिया, कितना रिस्क हो गया था उसको इंस्टाग्राम से या व्हाट्सएप से, क्योंकि लोग उसी तरफ जा रहे थे। तो अपने आप वो रिस्क रिड्यूस करने के लिए भी हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। कंपनी कई बार कंपनी की एग्जिस्टेंस मुश्किल में आ जाती है, तो वो अपने आप को कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करती है, दूसरे से अमलगमेट करती है या इस तरीके की चीज़ करती है। डेवलपमेंट ऑफ कोर कंपिटेंसी, जिस चीज़ में मेरी कोर कंपिटेंसी है, जिस चीज़ के लिए वो कंपनी का मेन काम है, उसकी डेवलपमेंट होती है, वो और अच्छे से कर पाती है। टू ऑब्टेन टैक्स एडवांटेज बाय मर्जिंग इन लॉस मेकिंग कंपनी विद प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, कि अगर मैं लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में मिला दूं, तो जो लॉस है वो भी तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में आ जाएगा। तो उस लॉस को जब मैं अपने साथ लेके आऊँगा अपने प्रॉफिट में, तो मुझे टैक्स एडवांटेज मिलेगा इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 72A के हिसाब से, जिसके अंदर मैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ किसी कंपनी के लॉसेज जिसको मैं अपने साथ मर्ज कर रहा हूँ, या फिर कोई कंपनी प्रॉफिट वाली लॉस वाली कंपनी के साथ आगे भी मिल रही है, तब भी वो ये बेनिफिट्स ले सकती है। तो वो बेनिफिट उठाने के लिए, जो कि बहुत बड़ा बेनिफिट है, टू हैव एक्सेस टू बेटर टेक्नोलॉजी, मेरे पास टेक्नोलॉजीज अच्छी आएंगी, मैं दूसरी कंपनी से जाके मर्ज करूंगा तो, या मेरे में दूसरी कंपनी आके मर्ज होगी, या हम दोनों मिलकर अमलगमेट होंगे, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। यहाँ पे हम टाइप ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग अभी और देखेंगे कि किस तरीके क्या तरीके होते हैं रिस्ट्रक्चरिंग करने के, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करने के। ये मैं आपको एक बेसिक्स बता रहा हूँ, अभी ये हमारा एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, हमें इसको 2-3 वीडियोज लगेंगी समझने के लिए, ठीक है। टू बिकम ग्लोबली कम्पिटिटिव, मैं अकेला जो है, मेरे पास इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं थी, मैं किसी और के साथ मिल गया, तो मेरी जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ेगी। टू इंक्रीज द मार्केट शेयर, कि मार्केट में मेरा शेयर बढ़े, उसके लिए, ठीक है। अब अगर आप इन सबको देखो तो बेसिकली मोटिव क्या है इसके पीछे, 2 तरीके के मोटिव है, या तो फाइनेंशियल मोटिव है या फिर दूसरे तरीके के मोटिव है, या तो फाइनेंशियल मोटिव है या दूसरे तरीके के मोटिव है। फाइनेंशियल मोटिव क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि रिस्क रिड्यूस करना, अगर रिस्क रिड्यूस नहीं होगा तो मेरे को कितना ज़्यादा दिक्कत होगी, मैं फाइनेंस ही खत्म हो जाएगा, मेरी कंपनी खत्म हो जाएगी, जैसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल आता है फेसबुक के लिए। टू इंक्रीज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, कि मैं ऑपरेट अच्छे से कर सकूं, ये एक फाइनेंशियल मोटिव ही तो है। टू इम्प्रूव एक्सेस टू फाइनेंशियल मार्केट्स, की फाइनेंशियल मार्केट में मेरी रीच बढ़े, मैं आराम से अपनी शेयर्स इशू करके मार्केट से पैसा उठा सकूँ या लोन उठा सकूँ, तो ये एक मोटिव है उसके पीछे। टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट, जैसे मैंने आपको लॉस वाली बात बताई सेक्शन 72A इनकम टैक्स एक्ट की, तो उस बेनिफिट को लेने के लिए, तो ये क्या फाइनेंशियल मोटिव्स है। उसके अलावा कुछ मोटिव्स होते हैं, जैसे कि टू एक्सपेंड मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़, कि अपनी मार्केटिंग एंड एक्सपेंडिंग कैपेबिलिटीज़, मतलब अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना किसी भी तरीके से, कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में और अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, तो उन चीज़ों को देखना। टू अलाउ न्यू प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट, अब मैं किसी के साथ मिलूंगा या कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करूंगा तो नए नए प्रोडक्ट डेवलप होंगे, उसको डेवलप करने के लिए, ये भी एक मोटिव है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के पीछे। टू प्रोवाइड सिनर्जेटिक बेनिफिट, टू रिवाइव सिक कंपनीज, अब कई कंपनीज होती हैं सिक हो जाती हैं, उनके अंदर लॉसेज चल रहे होते हैं, तो अब कंपनी में अंदर लॉसेज चल रहे हैं, तो उसके अंदर कितना सारा पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, कितने लोगों का पैसा लगा हुआ होगा, तो उसको बचाने के लिए, कि भाई उनको लॉसेज ना हो, उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए उन कंपनीज को रिवाइव किया जाता है। तो ये भी एक मोटिव है जो कि अदर मोटिव्स के अंदर आ जाता है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के। अब देखिए, जैसे आपको एग्जांपल दूं, फ्लिपकार्ट मिंत्रा के साथ मर्ज हो गई, तो ये एक बहुत बड़ा मर्जर एंड एक्विजिशन है, जिसके अंदर ये कितने डॉलर की डील थी, USD 300 मिलियन डॉलर्स की डील थी। सोच सकते हो कितनी बड़ी डील है। एशियन पेंट SS बाथरूम प्रोडक्ट के साथ मिल गया, रिलायंस इंडस्ट्री ने नेटवर्क 18 को ले लिया, ये सब आपने सुने होंगे, मैर्क ने सिग्मा को ले लिया, सन फार्मा, रेनबेक्सी मिल गए। तो ये सब क्या है, अपने आप को बढ़ाने के लिए, यही जो बेनिफिट्स हमने पढ़े, इन्हीं सब के लिए इन्होंने ये चीज़ें की हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग अगर हम देखें, एक होते हैं मेथड्स, किस किस तरीके से कर सकते हो, और एक होते हैं टाइप्स। तो मेथड्स अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे टाइप्स देख रहे हैं। टाइप्स के अंदर क्या आ जाएगा, आप फाइनेंशियल
मार्केट, ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है। आप क्या रिस्ट्रक्चरिंग है, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कैसे कर रहे हो? फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो कि भाई आपको कैपिटल चाहिए, कैपिटल बेस बढ़ा रहे हो अपना, आप मार्केट से पैसा लेके आ पा रहे हो, तो ये क्या है, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, आप और ज़्यादा पैसा लेके आ पा रहे हो, फाइनेंस रेस कर पा रहे हो। क्यों करना होता है? क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, मान लीजिए वो पुअर हो गई, हमारे पास कैश नहीं है, हमारे पास लिक्विडिटी नहीं है, एक ये रीज़न होता है अपने आप को फाइनेंशियली रिस्ट्रक्चर करने का। एक्सटर्नल कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया, इतने पैसे में मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो मेरे को फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है अपने आप को। इसके अलावा मेरे को बहुत ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं, उसको ख़त्म करने के लिए फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। और मार्केट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकूँ। तो मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो मुझे पैसा भी और चाहिए होगा, फाइनेंस भी और चाहिए होगा। तो मैं अपने आप को क्या करूँगा, फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन करूँगा, जिससे कि मेरे पास और पैसा आएगा और मैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाऊँगा। इसके अलावा मार्केट एंड टेक्नोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन हो रही है। मार्केट रिकंस्ट्रक्शन कैसे हो रही है कि भाई जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको आप बढ़ा रहे हो, किसी तरीके से नए प्रोडक्ट्स के अंदर एंटर कर रहे हो, तो ये क्या है, ये मार्केट रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आप अलग अलग तरीके से मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, मार्केट रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल देखोगे तो नई नई तरीके की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो अगर आपको कंपटीशन करना है बाकी मार्केट के अंदर, अब उनसे compete करना है, एग्जिस्ट करना है, मार्केट में सर्वाइव करना है, तो आपको टेक्नोलॉजी रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आनी पड़ेगी। हर सेकंड नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आपको अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, जो आपके अंदर जो आपका स्टाफ है, जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, आपको उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, आपको नए नए एम्प्लॉयज़ लेके आने पड़ेंगे, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग है। टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग के कारण क्या होता है कि जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी जॉब जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ऑटोमेशन करते हैं, ऑटोमेशन की तरफ बढ़ते हैं, या मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, मशीन्स की तरफ बढ़ते हैं, लोगों की ज़रूरत कम होती है, तो हम उनको निकालते हैं, हम उनको एम्प्लॉयमेंट में इतना नहीं रखते। तो ये क्या होता है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होती है। अब ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के हमने टाइप्स देखे। अब हम आते हैं कि हमारा लीगल फ्रेमवर्क क्या है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का। अब हम लॉ की बात कर रहे हैं, तो मतलब कि लॉ के अंदर कहाँ कहाँ पे किन किन एक्ट्स को, किन किन लॉज को हमें ध्यान में रखना होता है जब हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे होते हैं, अमलगमेशन कर रहे होते हैं, मर्जर कर रहे होते हैं, डिमर्जर कर रहे होते हैं, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करते हैं, मतलब किसी भी तरीके से अपने आप को रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, तो सिग्निफिकेंट चेंज लेके आते हैं अपने अंदर। तो एक तो अगर आपको अमलगमेशन, डीमर्जर, मर्जर ये सब चीज़ें करनी है, तो कौन से सेक्शन में दी गई है, सेक्शन 232 सेक्शन 240 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर। ये जो है चैप्टर 25 है कंपनीज एक्ट का, ये हमारा यूज होता है इसके अंदर रिकंस्ट्रक्शन के अंदर। उसके अलावा ये रूल्स हैं, सेबी के रूल्स आते हैं, कंपनीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स एंड अमलगमेशन रूल्स 2016 यूज होता है, इनकम टैक्स एक्ट यूज होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कैसे यूज हो रहा है इनकम टैक्स एक्ट, ऐसे ही उसके बहुत सारे प्रोविजंस और यूज होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यूज होता है, ठीक है, कंपटीशन एक्ट यूज होता है, कहीं आप अमलगमेशन करके कोई ऐसा, कहीं कंपनीज कंपटीशन एक्ट को तो कहीं प्रोहिबिट नहीं कर रहे, या इस तरीके की कोई चीज़ तो नहीं कर रहे। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यूज होते हैं, आप उनके कॉपी राइट्स लोगे, ट्रेडमार्क है उनके पास वो लोगे, तो उसके अंदर जितने प्रोविजंस हैं वो यूज होंगे। इंडियन स्टैम्प एक्ट, जब भी कोई सेल परचेज होती है तो आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, और जो स्टेट जिसमें हो रही है वहाँ के भी अपने स्टैम्प एक्ट होते हैं। उसके अलावा इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड जो है 2016 में है, उसका यूज होता है। तो ये सारे एक तरीके से क्या हैं, लीगल फ्रेमवर्क्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। अगर हम कॉर्पोरेट फील्ड में जाना चाहते हैं, तो हमें अगर कॉर्पोरेट लॉस को जानना है तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके अभी हम समझेंगे कि किस किस तरीके से इन चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसके बाद हम अभी इस वीडियो में तो इतना ही समझ रहे हैं, इसके बाद हम जो कॉमनली अप्लाइड टूल्स होते हैं रिकंस्ट्रक्शन के, कि किस किस तरीके को यूज़ करके हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, उनको समझेंगे। जैसे मर्जर एंड एक्विजिशन करते हैं, या हम अमलगमेशन करते हैं, इस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जितनी भी तरीके हैं, जो भी टूल्स हैं, इनको हम समझेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक समझ आया हो कि रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है, तो आगे भी हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे इस टॉपिक को। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें समझनी है हमने, किस तरीके से क्या प्रोसेस होता है, एमसीए के पास क्या प्रोसेस चलता है, किस तरीके से किसी कंपनी को एक्वायर किया जाता है तो क्या किया जाता है। इसके अलावा हम कंपनीज़ के अंदर और भी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि हम टेक ओवर कोड देखेंगे, सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर कोड,
LODR को देखेंगे थोड़ा सा, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो इन सब चीज़ों को हम आगे देखते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिसको भी ये देखना हो, ये समझना हो कि रिकंस्ट्रक्शन क्या होती है, रीस्ट्रक्चरिंग किस तरीके से करते हैं कंपनीज की, इस वीडियो को ज़रूर उसके साथ शेयर कीजिएगा।